राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची के बीए राजनीति विज्ञान विषय के सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के साथ आज मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग उनके कोर पेपर्स 7 चैप्टर प्लेटो के विचारों के संबंध में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन परिचय, उनके ग्रंथों के बारे में जानेंगे। उसके बाद उनके द्वारा उनके न्याय सिद्धांत के बारे में सुनेंगे। तो प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक था। प्लेटो को राजनीतिक चिंतक का जनक या फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले पाश्चात्य जगत में किसी ने भी क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम राज का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ किया। प्लेटो न केवल प्राचीन यूनान का बल्कि संपूर्ण यूरोप का एक महानतम विचारक है। उनका स्थान विश्व के सर्वोत्कृष्ट विचारकों में है। राजनीतिक चिंतन के संपूर्ण इतिहास में किसी विचारक की इतनी प्रशंसा और आलोचना या क्रिटिसाइज नहीं हुई जितनी कि प्लेटो की हुई। तो इस संबंध में प्लेटो के संबंध में या प्लेटो के बारे में शैली ने कहा है कि वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज पर सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। मतलब जो प्लेटो का विचार था कि राज पर स्वार्थी और चालाक व्यक्तियों द्वारा शासन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही राज पर शासन किया जाना चाहिए। अब हम प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 427 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्हें उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रखर बुद्धि प्राप्त थी। उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था, जिसका अर्थ था सबसे अच्छा और प्रसिद्ध। उसे प्लेटो नाम उसके व्यायाम शिक्षक या एक्सरसाइज टीचर ने दिया था। प्लेटो शब्द पोलिश भाषा का है, जिसका अर्थ है चौड़े और मजबूत कंधे। तो इस तरह प्लेटो का जो शरीर था एक मजबूत हट्टे कट्टे और चौड़े मजबूत कंधे होने के कारण उनके जो व्यायाम शिक्षक थे उन्होंने ही इनको प्लेटो नाम दिया। प्लेटो अपने आकर्षक स्वरूप और व्यवहार के लिए जाना जाता था। प्लेटो का प्रिय गुरु सुकरात था और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव था। इसलिए प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव है। मैक्सिन ने एक बार लिखा है, एक जगह कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। युवावस्था में प्लेटो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था और वह राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता था, किंतु भाग्य में कुछ और ही लिखा था कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ न बनकर एक महान राजनीतिक दार्शनिक बन गया। तो अब हम प्लेटो के द्वारा लिखे ग्रंथों को थोड़ा जान लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। प्लेटो द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 38 के लगभग मानी जाती है, पर इनमें से प्रमाणित ग्रंथ केवल 28 या 28 है। इनमें से राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज। प्लेटो
की जो पद्धति या शैली थी, उनके चिंतन की पद्धति थी, वह सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य की खोज की जाती है। तो इस तरह उनके जो सभी ग्रंथ है प्रश्नोत्तर या संवाद वार्तालाप बातचीत की तरह ही सभी ग्रंथ लिखे गए थे। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है, सत्य की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक या संवाद शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। तो उनके जो सबसे प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक, वह उसका दूसरा नाम न्याय की खोज रखा गया है, क्योंकि इसके रिपब्लिक के प्रारंभ में ही यह प्रश्न उठाया गया है कि न्याय क्या है। तो रिपब्लिक लिखने का, प्लेटो के रिपब्लिक लिखने का जो कारण था, या उनके रिपब्लिक उन्होंने क्यों इतना विख्यात है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं, यह प्लेटो के विचारों का विश्वकोश है। इसमें नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र आदि विषयों का वर्णन किया गया है। तो प्लेटो की यह रचना रिपब्लिक उनके महानतम कृतियों में है। तो यह इनकी जो रचना करने का मेन उद्देश्य क्या था? प्लेटो ने अपने इस महान ग्रंथ की रचना कुछ निश्चित व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर की थी, और वह था, पहला जो था उसकी रचना करने का पहला उद्देश्य था सोफिस्ट विचारकों द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिससे भ्रष्टाचारी और जनतांत्रिक दोनों प्रकार के राज्यों ने उसे अपना लिया था, जो सोफिस्ट विचारों द्वारा दी गई विचारों को। प्लेटो इस निरंकुश व्यक्तिवाद का विरोध किया और उसके स्थान पर राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन किया। उसके बाद रिपब्लिक की रचना का दूसरा उद्देश्य था तत्कालीन एथेंस के प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था का अंत करना। तो उस समय एथेंस में जो उच्च पदों पर, प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्ति होती थी वह लॉटरी के आधार पर होती थी। इनकी योग्यता का कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए इसके स्थान पर प्लेटो शासन तंत्र, सर्वोदय, एकता, अनुभवी शासक, क्षमता और योग्यता का शासन इसको लाना चाहता था। तो तीसरा जो उद्देश्य था रिपब्लिक रचना का, वह था कुशासन का अंत करना। तो तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में शासक वर्ग द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन शक्ति का दुरुपयोग किया जाता था, तो इसका अंत करना चाहता था। तो इस प्रकार प्लेटो का अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक की रचना का मूल उद्देश्य था समाज में व्याप्त हिंसक, स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष एवं कुशासन जैसे रोगों का उपचार करना और समाज को उनसे मुक्त कर उसे स्वस्थ और आदर्श रूप प्रदान करना था। अब हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत या न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में सुनेंगे। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्व का आभास इस बात से ही होता है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का वैकल्पिक नाम ही न्याय से संबंधित रखा है। जिस आदर्श राज की रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की है, उसका प्रमुख आधारशिला न्याय है।
प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में व्याप्त फूट एवं द्वेष के चलते नागरिक जीवन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए किया। उनके अनुसार यदि समाज में प्रत्येक वर्ग अपने विशिष्ट कार्यों का संपादन करे तो समाज में संघर्ष एवं द्वेष का अंत हो जाएगा तथा वास्तविक एकता और सद्भावना की स्थापना हो जाएगी। उसके न्याय संबंधी सिद्धांत का सार यही है। मतलब प्लेटो का कहना है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, जो भी व्यक्तियों के कार्य हैं, विशिष्ट कार्य हैं, उन कार्यों का वे ईमानदारी से संपादन करें तो समाज में संघर्ष और द्वेष का अंत हो जाएगा और समाज में एकता और सद्भावना स्थापित हो जाएगी। यही न्याय का सार बताया है उन्होंने। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? न्याय का अर्थ यही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पूरा पालन करे जिनका पालन समाज के उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्यों और धर्मों का निर्धारण करते हैं। उनका सही तरीके से या यथावत पालन करना ही न्याय है। तो इस तरह प्लेटो का कहना है कि मनुष्य अपने सब कर्तव्यों का या उन कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करे जिनका पालन समाज के उद्देश्यों के लिए आवश्यक माना गया है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं और व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार कुछ कर्तव्यों और कुछ कार्यों को निश्चित किया गया है, तो उस कार्य को मनुष्य को ईमानदारी से करना ही न्याय है। तो इस तरह भारतीय परिभाषा के अनुसार अगर हम कहें तो सर्वधर्म पालन ही न्याय है। तो प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत की व्याख्या से पूर्व उस समय प्रचलित न्याय संबंधी 3 सिद्धांतों का वे खंडन करते हैं। जो उस समय प्लेटो के समय में यूनान में जो 3 तरह के न्याय प्रचलित थे, उन न्यायों का वे आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं या खंडन करते हैं। तो वो कौन से थे? तो पहला था न्याय का परंपरावादी सिद्धांत या सेफालस का सिद्धांत। सेफालस का सिद्धांत जिसे परंपरावादी सिद्धांत भी कहा गया है। सेफालस एक व्यापारी वर्ग का था। उनके अनुसार न्याय सत्य बोलने एवं दूसरों के कर्ज चुकाने में ही निहित है। मतलब न्याय सत्य बोलने और दूसरों के कर्ज को चुकाने में ही निहित है, उनका मानना था। और उनके पुत्र पोलीमार्कर भी इस विचारधारा का प्रतिपादक था। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो इस तरह जो सेफालस का जो सिद्धांत है, इसको प्लेटो ने खंडन किया या इसको विरोध किया। उसके बाद दूसरी जो सिद्धांत थी जिसका प्लेटो ने खंडन किया, क्रांतिकारी सिद्धांत या थ्रेसीमेकस का सिद्धांत। थ्रेसीमेकस ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का सोफिस्ट विचारक था। उनके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। मतलब समाज में जो बलवान है या शक्तिशाली की जो हित है वही न्याय है। मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को वह स्वीकार करता था। तो इस तरह प्लेटो ने इस सिद्धांत का भी खंडन किया। उसके बाद तीसरी जो सिद्धांत थी जो उस समय प्रचलित थी, वह है यह न्याय संबंधी एक भ्रामक विचारधारा ग्लूकोन की है। उनकी मान्यता थी कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, वह परंपरा की उपज है और उसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समय अनुसार बदलती रहती है। वह ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर विचार करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद रूप से दूसरों पर अन्याय करता है एवं स्वयं अन्याय का शिकार होता है। जब वह स्थिति असह्य हो जाती है तो व्यक्ति इससे मुक्ति पाने की कोशिश करता है। मतलब
इस सिद्धांत के, ग्लुकोन के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर स्वच्छंद रूप से अन्याय करता है और स्वयं भी अन्याय का शिकार होता है, और जब वह स्थिति जब असहाय हो जाती है, अन्याय की स्थिति जब असहाय हो जाती है, तो उससे व्यक्ति मुक्ति पाने की कोशिश करता है। और जब इस मुक्ति पाने की कोशिश में उन्हें 3 परिणाम सामने आते हैं। वह था, पहला था निर्बल लोग एक समझौता करते हैं कि वे एक दूसरे पर किसी प्रकार का न्याय नहीं करेंगे, और दूसरा जो समझौता था, वे समझौता के पालन हेतु वे कानून बनाते हैं कि जो वे समझौता करते हैं उस समझौता को हम पालन करेंगे, तो उसके लिए हम कानून बनाएंगे, ये उनकी मान्यता थी। उसके बाद तीसरी जो उनकी जो परिणाम सामने आते हैं वह है, इस समझौते से कानून की ताकत के डर से कानून का पालन करते हैं, मतलब कानून बनाते हैं और उसके ताकत या उस डर से वे उस कानून का पालन करते हैं, मतलब दंड की शक्ति के भय के कारण कानून का पालन करते हैं। इसलिए ग्लुकोन ने इसे कहा है न्याय भय का शिशु है या निर्बलों की आवश्यकता है। इस तरह से इन तीनों विचारधाराओं या सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन किया। सेफालस, पोलीमार्कर, थ्रेसीमेकस तथा ग्लुकोन के न्याय संबंधी दृष्टिकोणों को प्लेटो बाहरी वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर, मनुष्य के आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है, और इसी आधार पर तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा थी कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तथा राज्य में घनिष्ठ संबंध है, दोनों के सद्गुण तथा चेतना समान है, मतलब व्यक्ति और राज्य में घनिष्ठ संबंध बताया है और दोनों के सद्गुण एवं चेतना समान है। प्लेटो की यह प्रसिद्ध युक्ति थी कि राज्य कोई वृक्ष या चट्टान से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसका उद्गम स्रोत उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के आचरण में है। इसलिए व्यक्ति के आचरण का अध्ययन करने के लिए राज्य का अध्ययन करना आवश्यक है। मानव संस्थाएं मानवीय आत्मा की अभिव्यक्ति है, या न्याय उसके मस्तिष्क का स्वभाव है। राज्य मानव आत्मा की उपज है, मतलब राज्य को मानवीय आत्मा की उपज कहा है, और वह मानवीय आत्मा में 3 तत्व या प्रवृत्तियां मानता है। ये 3 तत्व हैं विवेक, रीजन, उत्साह, स्पिरिट तथा तृष्णा, एपिटाइट। ये हैं, यही 3 तत्व राज्य में भी विद्यमान है। शासक विवेक का, सैनिक उत्साह या साहस का तथा उत्पादक वर्ग तृष्णा, ये इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का यह अभिप्राय है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य को करने में अपने को केंद्रित करने की इच्छा रखे और दूसरों के क्षेत्र में प्रवेश ना करे। मतलब राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को ईमानदारी से करे, उन्हीं कर्तव्यों को जो उनके लिए है, और दूसरों के कार्यक्षेत्र में वह हस्तक्षेप ना करे। इस तरह न्याय का निवास स्थान प्रत्येक नागरिक की अंतरात्मा में है, जिसके अनुसार वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर अपना कर्तव्य करता है। राज्य के संबंध में न्याय का अर्थ है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। यह भावना मनुष्य को सामाजिक बनाती है। तो इस तरह प्लेटो के लिए न्याय भावना कोई बाहरी वस्तु या बाह्य वस्तु न होकर आत्मा का एक अंतर्निहित भाव है। बाहरी वस्तु ना होकर आत्मा के अंदर निहित होने वाली एक भाव है। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मानवीय आत्मा के समान ही राज्य में 3 वर्ग होते हैं। पहले वर्ग का नाम उत्पादक वर्ग है। उत्पादक
वर्ग में तृष्णा नामक तत्व की प्रधानता होती है, जिसके कारण ये वर्ग कृषि, पशुपालन व सेवा करते हैं। प्लेटो उत्पादक वर्ग को क्लास ऑफ आयरन एंड ब्रास कहते हुए इसकी महत्ता को स्वीकार करता है। दूसरे वर्ग के अंतर्गत सैनिकों को रखा है। सैनिक वर्ग में साहस नामक मानवीय आत्मा के तत्व को की प्रधानता होती है और इसका काम देश की रक्षा करना है। और तीसरे वर्ग के बारे में जो कहा है वह दार्शनिक वर्ग है। दार्शनिक शासक, शासक वर्ग का कार्य शासन संचालन करना, क्योंकि उनके पास विवेक होता है और विवेक से ही शासन संचालन जैसी कला संभव है। तो जब हम इन तीनों तत्वों की बात करते हैं, मानवीय आत्मा के तीन तत्व तृष्णा, साहस या विवेक, यही तत्व राज में भी पाई जाती है, जो उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा। तो इनके कार्यों को, ये अपने अपने कार्यों को ईमानदारी से करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, यही न्याय है या तो फिर वहीं पे न्याय स्थापित होती है। ये प्लेटो का विचार था। प्लेटो ने दो सिद्धांत, न्याय के दो सिद्धांत दिए हैं। पहला है सामाजिक न्याय का सिद्धांत और दूसरा है व्यक्तिगत न्याय का सिद्धांत। तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि प्लेटो राज के अंतर्गत शासक, रक्षक और कृषक, इन तीनों ही वर्गों को अपना अपना कार्य बिना एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए रहते रहना चाहिए। मतलब एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही कार्य अच्छी तरह से अधिक मात्रा में कर सकता है। ऐसा करने से नागरिकों की भी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी और वह राज आत्मनिर्भर बन सकेगा और न्याय की स्थापना होगी। उसके बाद प्लेटो ने दूसरे जो सिद्धांत है, प्लेटो के दूसरे सिद्धांत, न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में कहा है, वह है व्यक्तिगत न्याय का सिद्धांत। तो प्लेटो व्यक्तिगत न्याय के संबंध में कहता है कि व्यक्ति और राज में अत्यधिक समानता है। मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न पक्ष उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज के तीन वर्ग करते हैं। जिस प्रकार राज्य में शासक, सैनिक और उत्पादक तीन वर्ग होते हैं, उसी प्रकार उनके समान मनुष्य के आत्मा में भी विवेक, शौर्य और तृष्णा या क्षुधा तीन वर्ग होते हैं। जिस प्रकार राज के न्याय का अर्थ इन तीन तत्वों द्वारा अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में रहना है, उसी प्रकार व्यक्तिक न्याय का अर्थ भी मनुष्य के मस्तिष्क में इन तत्वों का अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को संयमित करना है। मतलब इन तीनों तत्व अपने अपने क्षेत्र में ही रह के कार्य करे और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय है। व्यक्तिगत न्याय का अर्थ मनुष्य मस्तिष्क के तीनों तत्वों की समरसतापूर्ण स्थिति को बनाए रखने का नाम है।